Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and I am continuing the chapter number 10 Wave Optics. और इस लेक्चर में हम लाइट का एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेरेंस। यस, इंटरफेरेंस जो लाइट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। सो इंटरफेरेंस की शुरुआत करते हैं हम एक बेसिकली लाइट सोर्स से। नॉर्मली हम सभी ने लाइट सोर्स देखा है, हमारे रूम में, हमारे घर में लाइट सोर्स होते हैं। सबसे बड़ा लाइट सोर्स सन है जो इस अर्थ को लाइट प्रोवाइड कर रहा है। सो जब भी हम लाइट सोर्स की बात करते हैं तो लाइट सोर्स अपने में से लाइट इमिट करता है, और हम सभी को पता है कि लाइट इज़ बेसिकली इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। इट मीन्स कि एक लाइट सोर्स लाइट एनर्जी को इमिट कर रहा है, और किसी भी लाइट सोर्स से निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो पूरे एनवायरनमेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके करस्पॉन्डिंग या उसके सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई भी लाइट सोर्स, चाहे वो कोई या तो सन हो या फिर कोई दूसरा आर्टिफिशियल लाइट सोर्स हो लाइक ए बल्ब, कोई टॉर्च, कोई ट्यूबलाइट, वो बेसिकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में लाइट एनर्जी का। ठीक है। अब यहीं पर अगर हम एक सोर्स के बजाय दो सोर्स की बात करें, इट मीन्स कि यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर हमने एक लाइट सोर्स के बजाय दो लाइट सोर्स लगा दिए हैं। ठीक है। अब ये दो लाइट सोर्स जो होंगे वो जब अपनी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, तब एक लाइट सोर्स की एनर्जी दूसरे वाले लाइट सोर्स की एनर्जी के साथ में इंटरेक्ट होगी। इस केस में अब उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में दो सोर्स की वजह से, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, सपोज ये दो सोर्स है, इन दो सोर्सेज की वजह से जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का, लाइट एनर्जी का दो सोर्सेज की वजह से, दो लाइट सोर्सेज की वजह से कहलाता है इंटरफेरेंस। ठीक है। सो हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में ही आज पढ़ने वाले हैं। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में अगर हम बात करें, सो व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स एनर्जी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज यूनिफॉर्म इन द मीडियम, बट व्हेन द टू सोर्सेज ऑफ लाइट लाई क्लोज टू ईच अदर एंड इमिट द लाइट ऑफ द सेम वेवलेंथ। सबसे खास बात कि जो दो सोर्सेज जो हमने एक साथ रख रखे हैं एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर, वो दोनों एक ही वेवलेंथ के, एक ही वेवलेंथ इट मीन्स एक ही कलर के वेव्स या लाइट एनर्जी अपने में से इमिट कर रहे हैं। और अगर सबसे ख़ास बात ये हो जाए कि वो दोनों जो सोर्सेज हैं, वो जो दोनों लाइट वेव्स इमिट कर रहे हैं वो सेम एम्पलीट्यूड की भी हो, देन ड्यू टू द सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। अब इस केस में क्या होगा, दोनों लाइट सोर्स से निकलने वाली जो एनर्जी होगी, उनकी जो वेव्स होगी वो आपस में सुपर इम्पोज होगी, सुपरपोज होगी। तो उनके सुपर इम्पोजिशन की वजह से, सुपर पोजिशन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी नो लॉन्गर रिमेंस यूनिफॉर्म। लाइट एनर्जी अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। सो द फिनोमिना ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द टू लाइट वेव्स इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है। सो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें दो लाइट सोर्सेस के सुपरपोजिशन की वजह से या फिर दो लाइट सोर्सेस से निकलने वाली लाइट वेव्स के सुपरपोजिशन की वजह से सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लाइट एनर्जी का, ठीक है, ये फिनोमेना कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एट द सम पॉइंट्स इन द मीडियम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम, और कुछ वाइल एट द सम पॉइंट्स द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विल बी मिनिमम। ठीक है। अब लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। तो कुछ पॉइंट्स जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हमें नज़र आएगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर हमें लाइट एनर्जी का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा होगा या फिर ज़्यादा लाइट एनर्जी हमें महसूस हो रही होगी। वो पॉइंट्स कैसे होंगे, वो पॉइंट्स या वो प्लेसेस थोड़े से चमकीले होंगे, वहाँ ज़्यादा लाइट हमें नज़र आएगा। ठीक है। उस पर्टिकुलर केस में वहाँ पर होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर हमें लाइट एनर्जी कम नज़र आ रही होगी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। तो ऑब्वियसली ऐसे प्लेसेस जहाँ पर हमें लाइट एनर्जी कम नज़र आ रही है, वो जो प्लेसेस होंगे वो कैसे होंगे, थोड़े से कम चमकीले होंगे या फिर थोड़े डार्क होंगे, है ना। सो उस तरह के प्लेसेस पर हम ये कहेंगे कि वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। सो इन केस ऑफ द वेव्स आर ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड, अगर दोनों वेव्स कैसी हुई, सेम एम्पलीट्यूड की हुई। ठीक है। अगर दोनों वेव्स सेम एम्पलीट्यूड की हुई, सो देन द पॉइंट्स ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी कम्प्लीटली डार्क,
और वो किस तरह से होगा, बिल्कुल ब्लैक होगा। मतलब अगर दोनों वेव्स जो आपस में इंटरफेयर हो रही है, दो अलग अलग लाइट सोर्सेज से निकलने वाली, अगर वो दोनों सेम एम्पलीट्यूड की है, तो उस केस में ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब जहाँ पर लाइट एनर्जी कम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वहाँ पर वो पॉइंट्स होंगे वो कम्प्लीटली डार्क होंगे, पूरी तरह से ब्लैक होंगे। और हम ऐसा कहेंगे कि वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसी है, बिल्कुल ज़ीरो है। सो यूजुअली वन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स वी ऑब्टेन अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ द लाइट कॉल द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ठीक है, नॉर्मली अगर हम इस तरह का कोई इंटरफेरेंस परफॉर्म करते हैं तो हमें इस तरह का जो पैटर्न है नज़र आता है, जिसमें लाइट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, कुछ वाइट फ्रिंजेस नज़र आ रही है जो ब्राइट फ्रिंजेस कहलाएगी, चमकीली फ्रिंजेस कहलाएगी, और जहाँ पर ब्लैक पट्टियाँ नज़र आ रही है आपको वो कहलाएगी डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, और इस तरह का जो पैटर्न होगा ब्राइट डार्क, इस पैटर्न को कहा जाएगा इंटरफेरेंस पैटर्न। सो इट मे बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी लाइट सोर्स एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर, सो कहीं पर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहीं पर कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एनर्जी का, वो कहाँ से आया, वो ऑब्वियसली जहाँ पर कम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो जितना कम डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर हुआ है उसकी जो डिफिशियंसी है वो हाई डिस्ट्रीब्यूशन वाले पॉइंट्स पर जाकर ऐड हो रही है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एनर्जी का, वो इस तरह से हो रहा है कि जहाँ पर कम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एनर्जी का, मतलब जहाँ पर डार्क स्पॉट हमें नज़र आ रहे हैं, डार्क फ्रिंजेस नज़र आ रही है, वहाँ की जो एनर्जी है वो कहाँ पर मिल रही है हमें, जो उस पॉइंट पर मिल रही है जहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आ रही है या फिर ब्राइट स्पॉट नज़र आ रहे हैं, चमकीले स्पॉट नज़र आ रहे हैं। So it may be clearly understood that in interference of light, energy is neither created nor be destroyed. The energy that disappears at the points of destructive interference appears at the points of constructive interference, and vice versa. Thus, in interference of light, merely redistribution of light energy takes place. ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इंटरफेरेंस में बेसिकली लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। लाइट एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन को या फिर इंटरफेरेंस को सक्सेसफुली प्रेजेंट किया था मिस्टर यंग ने अपना एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही इंटरफेरेंस पैटर्न को दिखाया था, और इंटरफेरेंस को प्रैक्टिकली शो करके दिखाया था कि एक्चुअल में इंटरफेरेंस होता कैसे है और इंटरफेरेंस नज़र कैसे आता है हमें। ठीक है, और ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिन पर इंटरफेरेंस डिपेंड करेगा, या इस तरह से हम कहें कि इस इंटरफेरेंस अगर हमें क्रिएट करवाना है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी या किन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना होगा। सो in 1801 the Thomas Young demonstrated the interference of light experimentally. His experiment gave the deadly blow to the corpuscular theory of the light. ठीक है, as the experiment lead to the conclusion that light has a wave nature, क्योंकि इस थ्योरी ने या इस इंटरफेरेंस की थ्योरी जो रिप्रेजेंट की थी मिस्टर यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, उसने ये भी प्रूव किया था कि लाइट बेसिकली वेव नेचर की होती है, जो एक तरह से कर्पस्कुलर थ्योरी का अपोज था। सो अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एस इज़ यूज्ड फॉर इल्यूमिनेटिंग टू नैरो स्लिट्स S1 एंड S2। हम देख सकते हैं यहाँ पर सपोज हमने कंसिडर किया हुआ एक सोर्स, आप देख सकते हैं ये सोर्स है, और ये सोर्स एक सिंगल सोर्स है, और ये बेसिकली इससे वेव फ्रंट क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, और इस सोर्स के सामने हमने एक स्क्रीन प्लेस की हुई है, या फिर हम इस तरह से कहें कि हमने दो स्लिट प्लेस की हुई है, स्लिट S1 और S2। सो a source of the monochromatic light S is used for illuminating the two narrow slits S1 and S2. The two slits lie very close to each other and at the equal distances from the source S. The wavefronts from the slits S1 and S2 spread out in all the direction and in the region they superpose on the screen. ठीक है, सो हम यहाँ पर स्क्रीन पे इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक्चुअली दो इंटरफेरेंस क्रिएट करवाने के लिए दो सोर्सेज की ज़रूरत है, और इन दो सोर्सेज को
एलिमिनेट करने के लिए हमने एक सिंगल सोर्स का यूज़ किया हुआ है। ये सिंगल सोर्स से निकलने वाला जो लाइट है वो ऑब्वियसली इन दो स्लिट से जब पास होगा तो ऑब्वियसली ये दो सोर्सेज S1 और S2 बेसिकली दो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, जो ऑलमोस्ट सेम वेवलेंथ की, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए ये शर्त है कि जो सोर्सेज होना चाहिए वो सेम वेवलेंथ का लाइट इमिट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सोर्सेज होंगे वो सेम वेवलेंथ का लाइट इमिट करेंगे, क्योंकि ये दोनों सोर्स जो हैं वो बेसिकली इस एस का ही रिप्लिका है, जो हमारा मेजर सोर्स या प्राइमरी सोर्स एस से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसलिए इससे निकलने वाला जो लाइट होगा ऑब्वियसली इन दोनों स्लिट्स से जब पास होगा तो ये दोनों स्लिट्स S1 और S2 दो डिफरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगे, जो ऑलमोस्ट सेम वेवलेंथ और सेम एम्पलीट्यूड के लाइट को यहाँ से इमिट कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर S1 और S2 अपने अपने वेव फ्रंट क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेव फ्रंट्स, ये वेव फ्रंट्स में जो डार्क लाइन है, जो इस तरह से डार्क लाइन दिख रही है, ये बेसिकली ये वेव के क्रेस्ट को डिफाइन कर रही है, और जो डॉटेड लाइन है ये वेव के ट्रफ को डिफाइन कर रही है। इस तरह से यहाँ पर वेव फ्रंट क्रिएट हो चुका है। सो the wavefront from the slit S1 and S2 is spread out in all the direction in the region they superpose on the screen. Alternate bright and dark fringes are observed at the center O of the screen. The intensity of light is maximum and it is called the central maxima. ठीक है, सो इस सोर्स से निकलने वाले जो वेव फ्रंट्स हैं ये स्प्रेड होंगे ऑल द डायरेक्शंस में, बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंटली जब ये आपस में इंटरफेयर होंगे एक दूसरे के साथ में, तो ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आएगा। और ये इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ इस तरह का होगा कि इसमें जो पॉइंट ओ है ये बिल्कुल इस स्क्रीन का सेंटर है, और इस स्क्रीन के सेंटर पॉइंट ओ पर हमें ब्राइटनेस नज़र आएगी, मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें नज़र आएगा। जबकि अल्टरनेटिवली ब्राइट के बाद डार्क फ्रिंज नज़र आएगी, और देन ब्राइट डार्क के बाद ब्राइट फ्रिंज। इसी तरह से डाउन साइड में भी ब्राइट ओ पर क्या है, ब्राइट फ्रिंजेस है, और फिर ब्राइट के बाद यहाँ पर डार्क फ्रिंज, देन इस डार्क के बाद फिर ब्राइट फ्रिंज। बिल्कुल इसी तरह से जो अभी हमने एक पैटर्न देखा था, आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल कि जो सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पर हमेशा हमें जो सेंटर पॉइंट है हमें यहाँ पर देखिए ब्राइट फ्रिंज नज़र आ रही है, जबकि अल्टरनेटिवली हमें ब्राइट के बाद डार्क देन ब्राइट, इसी तरह से ब्राइट के बाद डार्क देन ब्राइट, इस तरह से हमें फ्रिंजेस नज़र आ रही है। और बिल्कुल वही कि वही सेटअप है जैसा अभी हम देख रहे थे। सो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसका डेरिवेशन देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल द टू स्लिट्स S1 एंड S2 सेंट आउट द वेव्स ऑफ द इक्वल वेवलेंथ एंड ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड इन ऑल द डायरेक्शंस। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो ये है कि बेसिकली जो S1 है वो S1 और S2 की जो डिस्टेंस है S से वो बिल्कुल क्या है, एग्जैक्टली सेम है। S1 और S2 की डिस्टेंस है S से वो एग्जैक्टली सेम है। सो ऑब्वियसली इस S1 की O से और S2 की भी O से जो डिस्टेंस होगी वह क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। सो द पाथ S1 एंड S2O आर इक्वल। ऑब्वियसली जो पाथ होंगे S1O और S2O कैसे होंगे, एग्जैक्टली इक्वल होंगे। So the light waves from the two slits S1 and S2 reach to the point O in the same phase. Either crest of the one wave falls on the crest of the other wave, or the trough of the one falls on the trough of the other. Hence, the intensity of light at the point O becomes maximum. It is called the central maxima. Okay, so obviously यहाँ से जो लाइट रेज निकल रही है उनकी जो पाथ होगा S1 का O तक और S2 का O तक बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। इसलिए यहाँ से जब लाइट इमर्ज हो रहा है तो ऑब्वियसली सेम फेज में ही इमर्ज हो रहा है, ठीक है। जब S1 और S2 से लाइट या वेव फ्रंट जो इमर्ज हो रहे हैं वो बिल्कुल सेम फेज में ही इमर्ज हो रहे हैं। इसलिए जब ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके किसी पॉइंट पर पहुँचेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब ये आपस में इंटरफेयर होंगे या मिलेंगे तो सेम फेज में ही मिलेंगे। तो सेम फेज में बिल्कुल इस तरह से मिल सकते हैं कि एक वेव का जो क्रेस्ट है वो दूसरी वेव की क्रेस्ट से मिले, या दूसरी वेव का एक वेव का जो ट्रफ है वो दूसरी वेव के ट्रफ से मिले, ठीक है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होगा, और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो सेंटर पॉइंट होगा वो वहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा, हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। यहाँ पर हमें हमेशा कैसी मिलेगी, ब्राइटनेस मिलेगी, ब्राइटनेस मिलेगा, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। आप देख सकते हैं इसे हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। सो क्योंकि ये पॉइंट सेंटर में है, इस स्क्रीन के सेंटर में है, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ब्राइटनेस मिलती है, ज़्यादा इंटेंसिटी मिलती है लाइट की, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी हमें लाइट की, तो इसलिए इसे हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। दिस पॉइंट ओ इज कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमा।
सो अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल अगर हम बात करें, एज वी मूव अबोव द सेंटर ओ ऑफ द स्क्रीन और बिलो द पॉइंट ओ, वी बिकम अक्रॉस द पॉइंट्स D1 B1 D2 B2। ठीक है, सो यहाँ पर ऑब्वियसली हम O के ऊपर जाएंगे तो हमें पॉइंट D1 B1 और D2 B2 मिल रहे हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, यहाँ पर D1 पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है डार्कनेस या डार्क फ्रिंज को, बिल्कुल इस तरह से जैसा हमने यहाँ पर देखा ये वाला पॉइंट। ठीक है, जो ब्लैक पट्टी हमें नज़र आ रही है बिल्कुल डार्क फ्रिंज D। ठीक है, और इसी तरह से B1 ब्राइट फ्रिंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे इस डार्क फ्रिंज के ऊपर वाली पट्टी B1 दिस इज़ ब्राइट फ्रिंज। और इसी तरह से इस O के नीचे भी D1 रिप्रेजेंटिंग द डार्क फ्रिंज, मतलब जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और इसके नीचे फिर अगेन ब्राइट फ्रिंज हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम इसे इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं बहुत इजीली, आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब दो वेव्स का क्रस्ट या ट्रफ दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिले। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ एक दूसरे के साथ में मिल रहा होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जांपल है। ठीक है, तो इस केस में हमें हमेशा डार्क फ्रिंज मिलेगी, जबकि इस केस में हमेशा हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेव फ्रंट आप यहाँ पर देख सकते हैं S1 और S2 से जो वेव फ्रंट यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं S1 और S2। सो यहाँ पर जो लाइन से जो डार्क लाइन हमें नज़र आ रही है बेसिकली क्रेस्ट को डिफाइन कर रही है, जबकि डॉटेड लाइन ट्रफ को डिफाइन कर रही है। तो यहाँ पर जब भी हम देखेंगे ऐसे पॉइंट्स, अगर हम O की बात करें तो देखिए ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर हमेशा क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ में मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ के साथ में इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ में इंटरफेयर हो रहा है, ट्रफ ट्रफ के साथ में इंटरफेयर हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जितना भी इंटरफेरेंस होता है वो बिल्कुल सेम फेज़ में हो रहा है, सेम फेज़ में हो रहा है, बिल्कुल इस तरह से। सो इसलिए हमें यहाँ पर सेंटर पर एक ब्राइट पॉइंट मिला है या फिर ब्राइटनेस मिली है। ठीक है, ब्राइटनेस मिली है, जबकि डार्कनेस वाली स्ट्रिप पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक डॉटेड लाइन एक डार्क लाइन से मिल रही है, एक डॉटेड लाइन डार्क लाइन से मिल रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर ट्रफ क्रेस्ट के साथ में मिल रहा है, ट्रफ क्रेस्ट के साथ में मिल रहा है, ट्रफ क्रेस्ट के साथ में मिल रहा है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इसी तरह से कि ट्रफ क्रस्ट के साथ में मिल रहा है। इस केस में हमेशा हमें यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब हमें डार्क फ्रिंज मिलती है, मतलब डार्क इंटेंसिटी मिलती है, पूरी तरह से ब्लैक स्पॉट यहाँ पर मिलेगा अगर ये दोनों वेव सेम एम्पलीट्यूड की हुई तो। So at the points D1, D2, the crest of the one wave falls on the trough of the other and vice versa. The resultant amplitude and hence the resultant intensity of the light becomes minimum, and at these points the destructive interference of the light, these points corresponds to the position of the dark fringe on the screen. So at the points B1, B2, the crest of the one wave falls on the crest of the other trough, or the trough of the one wave falls on the trough of the other wave. So due to this the resultant amplitude of and hence the resultant intensity of the light at these points becomes maximum due to the constructive interference. These points corresponds to the position of the bright fringes on the screen. ठीक है, सो जहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल हो रहा है, जहाँ पर डार्क फ्रिंजेस मिल रही है वहाँ पर ऑब्वियसली क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है हमें। हम देख सकते हैं यहाँ पर भी कि जहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जहाँ पर हमें डार्क फ्रिंजेस मिल रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। सो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न, ये क्योंकि जो फ्रिंजेस होती है वो एक दूसरे से काफ़ी करीब होती है, तो एक्चुअल जो पैटर्न होता है हमें कुछ इस तरह का नज़र आता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सो फर्दर इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग फैक्ट्स कैन बी वेरीफाइड। द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमने इंटरफेरेंस पैटर्न को तो देखा ही और उसे समझा ही, लेकिन इससे कुछ और फैक्ट भी मिले हमें। द इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर्स इफ़ वन ऑफ द टू स्लिट इज़ क्लोज्ड। ठीक है, अगर दो में से कोई एक स्लिट को क्लोज कर दिया जाए, ठीक है, कोई एक को क्लोज कर दिया जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न पूरी तरह से गायब हो जाएगा, और हमें सिर्फ और सिर्फ इस S2 की वजह से मिलने वाला लाइट यहाँ पर हमेशा अपीयर होगा, जो कैसा होगा, पूरी तरह से एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा लाइट का, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है और एक सोर्स से इंटरफेरेंस पैटर्न कभी भी क्रिएट नहीं होगा। सो इफ़ इंस्टेड ऑफ द टू स्लिट्स इल्यूमिनेटेड विद अ सिंगल सोर्स, if instead of the two slits illuminated with a single source, two independent sources are used, the interference pattern obtained is not permanent one, and the position of the maximum and minimum intensity do not remain fixed. It shows that for producing the sustained interference pattern, two sources should be obtained from the single source. Such sources are called the coherent sources. ठीक है, सो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमेशा यूज़ किया जाता है कि अगर सपोज़ यहाँ पर दो सोर्सेज की बजाय
सॉरी एक ही सोर्स से जो हमने दो सोर्सेज यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं, जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर इनके बजाय हम एक ही सोर्स यहाँ पर यूज़ करते हैं, अगर यहाँ पर दो, ये एक सोर्स के बजाय यहाँ पर दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोर्स होते हैं, दो अलग अलग डिफरेंट सोर्स होते हैं, तो उस केस में क्या होता? तो इस केस में एक्चुअल में यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट तो ज़रूर होता, लेकिन इस इंटरफेरेंस पैटर्न की जो पोजीशन है यहाँ पर, जो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की जो पोजीशन है, ये कंटिन्यूसली बदलती रहती। हो सकता है कि जो डार्क फ्रिंज अभी आपको यहाँ मिल रही है वो थोड़ी देर बाद यहाँ मिलती, ठीक है, या फिर यहाँ मिलने लग जाती। तो ऑब्वियसली कंटिन्यूसली इनकी जो फ्रिंजेस की पोजीशन बदलती रहती है। जब फ्रिंजेस की पोजीशन कंटिन्यूसली बदलती रहती है तो हमारी आइज़ उन चेंजेस को डिटेक्ट नहीं कर पाती और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न का एहसास ही नहीं होता कि यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस हो रहा है। इसका रीज़न एक ये भी होता है कि जो हमारे सोर्सेज होते हैं नॉर्मली, उसमें जो लाइट का एलिमिनेशन होता है वो बेसिकली एटम्स की वजह से होता है। एक एटम जो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है एनर्जाइज होकर, और फिर जब वापस फिर से हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो ऑब्वियसली इतने ये अपने में से एनर्जी को रिलीज़ करता है, और वही एनर्जी बेसिकली लाइट के फॉर्म में हमें अपीयर होती है। तो हर पर्टिकुलर लाइट सोर्स का यही कॉन्सेप्ट होता है, एनर्जी रिलीज़ करने का, लाइट एनर्जी रिलीज़ करने का। पर ये जो प्रोसेस होती है, ये लोअर लाइट इमिट करने की, ये बहुत ही फास्ट होती है। लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड लगते हैं एक पर्टिकुलर एटम को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाना, और फिर वहाँ से लाइट एनर्जी रिलीज़ करते हुए रिटर्न आना, ठीक है। और ये इतना कम टाइम होता है कि नॉर्मली अगर हम बात करें दो सोर्सेज़ की, दो डिफरेंट सोर्सेज़ की, अगर हमने दो डिफरेंट सोर्सेज़ एक साथ स्विच ऑन भी किए तो हो सकता है इनिशियली तो उनके एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज़ हो जाए टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन बाद में जो दूसरे एटम्स हों वो शायद आपस में टाइम के हिसाब से सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएंगे। और इस कंडीशन में क्या होगा कि हमेशा यहाँ पर जो वेव फ्रंट हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ में डिफरेंट डिफरेंट फेजेज़ में मिलेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट फेजेज़ में जब ये मिलेंगे तो ऑब्वियसली उनका कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो पोजीशन है वो भी चेंज होगी, और ऑब्वियसली यहाँ पर हमें पैटर्न भी डिफरेंट डिफरेंट हमेशा मिलेगा। इस वजह से हम कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए नॉर्मली जब भी इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करवाया जाता है तो वहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेज का यूज़ किया जाता है। और ये कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज को जनरेट करने के लिए बेसिकली हम एक लाइट सोर्स की मदद लेते हैं, और उस लाइट सोर्स से ही हम दो लाइट सोर्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ये दोनों लाइट सोर्स जो होंगे वो वर्चुअल भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि भाई सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है, कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होगी, कंडीशंस होगी जिसकी मदद से हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकें, कंटिन्यूस लगातार इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकें जो ऑब्जर्वेबल सिचुएशंस में हो। तो इनकी कुछ कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस क्या है हम उसकी बात करते हैं हम। द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द पोजिशन ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम of the intensity of light remains fixed all along the screen is called the sustained or permanent interference pattern, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स फिक्स्ड, है ना। ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो अभी हमने जस्ट देखे थे, ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न जिनमें पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, या फिर पोजीशन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कैसा हो? बिल्कुल फिक्स्ड हो। जब तक भी लाइट सोर्सेज इल्यूमिनेट होते रहें तब तक हमेशा इनकी पोजीशन फिक्स रहे। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटरफेरेंस लगातार अपीयर हो रहा है। द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स फिक्स्ड ऑल अलॉन्ग द स्क्रीन, है ना, पूरी स्क्रीन के अलॉन्ग हमेशा इनकी पोजीशन अगर फिक्स रहे, इज कॉल्ड द सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस। क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस हैं इनकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है, परमानेंट हो चुकी है, ऑब्वियसली हमेशा ये परमानेंट इंटरफेरेंस को एग्जिबिट करते रहेंगे। वहीं पर कंडीशन फॉर द सस्टेन इंटरफेरेंस जो होती है कि ऐसा कब होगा, ऐसा किन केसेस में होगा, तो उनकी कंडीशंस की अगर हम बात करें तो पहली कंडीशन होती है द टू सोर्सेज शुड इमिट द लाइट वेव कंटिन्यूसली। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि यहाँ पर दो लाइट सोर्सेज का होना ज़रूरी है ना, और ये दोनों लाइट सोर्सेज कंटिन्यूसली वेव्स को इमिट करना ज़रूरी है। जैसा अभी हमने जस्ट देखा था कि अगर हमने दो स्लिट में से एक स्लिट को बंद कर दिया तो फिर इंटरफेरेंस हमें नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही हो रहा है कि अगर दो सोर्सेज होंगे, दोनों सोर्सेज कंटिन्यूसली लाइट इमिट कर रहे होंगे, तभी जाकर यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होगा। दूसरा, द लाइट वेव्स शुड बी सेम वेवलेंथ। वो जो दोनों सोर्सेज जो लाइट इमिट कर रहे हैं उनसे इमिट होने वाली जो लाइट है वो सेम वेवलेंथ की होनी चाहिए। ऑब्वियसली इट मीन्स कि लाइट जो है वो एग्जैक्टली सेम कलर का होना चाहिए, ठीक है।
ये दूसरी कंडीशन है इंटरफेरेंस क्रिएट करने के लिए। थर्ड कंडीशन की बात करें तो द लाइट वेव इमिटेड शुड प्रिफरेबली ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर हम पैटर्न को बिल्कुल इस तरह से देखना चाहते हैं कि हमें बिल्कुल कम्प्लीटली ब्राइट फ्रिंज और कम्प्लीटली डार्क फ्रिंज अगर हमें अपीयर हो, कुछ इस तरह का बिल्कुल खूबसूरत सा इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट हो जिसमें हमें ब्राइट फ्रिंज बहुत ज़्यादा चमकीली नज़र आए और डार्क फ्रिंज जो है वो पूरी तरह से ब्लैक नज़र आए, सो वो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों सोर्सेज से निकलने वाला जो लाइट होगा वो सेम एम्पलीट्यूड का होगा। ठीक है, दोनों सोर्सेज से निकलने वाला जो लाइट होगा वो सेम एम्पलीट्यूड का होगा, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमने एक सोर्स की मदद से दो सोर्सेज क्रिएट किए हुए हों, जैसा कि हमने यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। इस केस में हमेशा जब भी ये दोनों सोर्सेज होंगे, ये दोनों सोर्सेज हमेशा सेम वेवलेंथ और सेम एम्पलीट्यूड का लाइट ही हमेशा क्रिएट करेंगे, तो हमें एक कंप्लीट सस्टेंड इंटरफेरेंस यहाँ पर अपीयर होगा। थर्ड, सो इसकी बात करें अगर हम फोर्थ पॉइंट की कि फोर्थ कंडीशन क्या है, सो द वेव्स इमिटेड बाय द टू सोर्सेज ऑफ द लाइट शुड आइदर विन द फेज और शुड हैव द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, सो ये बात ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है कि ऑलरेडी अगर दोनों लाइट सोर्स जो हैं वो सेम वेवलेंथ के अगर लाइट भी क्रिएट कर रहे हों या फिर सेम एम्पलीट्यूड का लाइट भी क्रिएट कर रहे हों, तो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि उन दोनों लाइट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट है, भले ही वो सेम वेवलेंथ का हो या सेम एम्पलीट्यूड का हो, बट उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस हमेशा बना रहना चाहिए। उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस बना रहना चाहिए या फिर उनमें फेज डिफरेंस हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज़ अगर ये दो लाइट वेव्स हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये ट्रैवल कर रही है तो इनमें हर पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसका जो फेज़ है, इस सेम फेज़ वहाँ यहाँ पर इसका भी है, सेम फेज़ इसका यहाँ पर है, वही फेज़ इसका भी यहाँ पर है, इसका जो फेज़ है इसका फेज़ भी यहाँ पर उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर है, तो हमेशा इनका फेज डिफरेंस जो होगा वो फाई क्या होगा, ज़ीरो होगा। इस तरह की सिचुएशंस में हम एक बहुत अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। या अगर ये नहीं हो रहा हो तो एटलीस्ट जो फेज डिफरेंस है वो बिल्कुल कांस्टेंट बना रहे। अब कांस्टेंट फेज डिफरेंस बने रहने के लिए क्या है कि सपोज़ अगर कोई पर्टिकुलर लाइट रे, ठीक है, अगर ट्रैवल कर रही है तो सपोज़ इनमें जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमें फेज़ यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो फेज़ की वैल्यू है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर यहाँ पर जो फेज़ की वैल्यू है, इन फेज़ का जो दोनों डिफरेंस है ये हमेशा हर पॉइंट पर सेम फेज़ डिफरेंस हर पॉइंट पर हमें मिलना चाहिए सेम टाइम पीरियड पर। तो अगर ये फेज़ डिफरेंस अगर कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है, तब भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न हमेशा हमें अपीयर होगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है इंटरफेरेंस की, सस्टेंड इंटरफेरेंस की। So the two sources light, the waves emitted by the two sources of the light should either be in the phase or should have the constant phase difference, हमने इसे बहुत अच्छे से समझा है। Then the two sources of the light must be very close to each other। ठीक है, जो दोनों सोर्स हैं वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होना चाहिए। So if it is not, then the path difference between the light waves reaching at the particular point will be very large, as we shall see. In such a case, maximum and minimum will be lie very close to each other and may result in the overlapping। ठीक है, सो देखिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर यहाँ पर दो लाइट सोर्सेज हैं हमारे पास S1 और S2, ऑब्वियसली ये हमने एक स्लिट्स की मदद से क्रिएट किए हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होना चाहिए। अगर ये करीब होंगे तो इससे क्या होगा कि इनसे निकलने वाला जो लाइट है वो ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो ऑब्वियसली सेम टाइम पर पहुंचेगा, ये ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक पाथ डिफरेंस के हिसाब से ही पहुंचेगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमेशा हमें शार्प डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये दोनों S1 और S2 दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो ऑब्वियसली हर पर्टिकुलर पॉइंट पर इनकी जो लाइट वेव्स हैं उनके पहुंचने के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से जो D1 और B1 है या फिर डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज है वो क्लियरली हमें नहीं दिखेगी, थोड़ी सी ब्लर्ड और थोड़ी सी फैली हुई सी नज़र आएगी या एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप होती हुई नज़र आएगी, बिल्कुल इस तरह से जैसा इस डायग्राम में आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए ये जो पैटर्न है ये बिल्कुल किस तरह से थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि ये वाला पैटर्न हमें कितना क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, सो
ये पैटर्न में हम देखेंगे तो हमें कितना क्लियरली डार्क और ब्राइट फ्रिंज बिल्कुल शार्पली डिस्ट्रीब्यूटेड नज़र आ रही है, जबकि यहाँ पर एक दूसरे के साथ में ओवरलैप होती हुई नज़र आ रही है। तो इसका रीज़न यही है कि अगर दोनों जो सोर्सेज हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो उनका जो बनने वाला पैटर्न होगा वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस आती है सस्टेन इंटरफेरेंस की, वो ये है कि द टू लाइट सोर्सेज शुड बी वेरी नैरो। अगर ये दोनों लाइट सोर्स नैरो होंगे तो ये क्या करेंगे, बिल्कुल एक स्पेसिफिक अमाउंट का लाइट ही अपने में से इमर्ज करेंगे। सो द ब्रॉड सोर्स ऑफ द लाइट इज इक्विवेलेंट टू द लार्ज नंबर ऑफ नैरो सोर्सेज लाइंग टुगेदर। ठीक है, ईच सेट ऑफ द टू सोर्सेज विल देयरफॉर गिव इट्स ओन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड देयर ओवरलैपिंग विल रिजल्ट जनरल इल्यूमिनेशन। बिल्कुल बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर सपोज़ यहाँ पर दो लाइट सोर्सेज हैं हमारे पास और ये दोनों लाइट सोर्सेज बिल्कुल नैरो होने चाहिए। अगर ये सपोज़ वाइड होते हैं तो बिल्कुल मैं एक टार्च का एग्जांपल लेता हूँ। ये टार्च है, सपोज़ यहाँ से निकलने वाले लाइट सोर्स हैं, ये लाइट्स वेव्स हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि एक बड़ा जो लाइट सोर्स होगा या ब्रॉड लाइट सोर्स होगा वो एक्चुअली बहुत सारे छोटे छोटे नैरो लाइट सोर्सेज का कॉम्बिनेशन होगा। अब यहाँ पर एक ही सोर्स में हम बहुत सारे फिर सोर्सेज एज्यूम कर सकते हैं और फिर वही सिचुएशन होगी कि यहाँ पर हमने दो ब्रॉड सोर्सेज लिए हुए हैं जो अपने आप में ही बहुत सारे नैरो सोर्सेज का कॉम्बिनेशन है, और जब ये नैरो सोर्सेज से निकलने वाला जो लाइट आपस में इंटरफेयर होगा तो ये दूसरे सोर्सेज के साथ में मिक्सअप होकर हमें बिल्कुल एक तरह का इस तरह का ओवरलैप्ड इंटरफेरेंस पैटर्न देगा जो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। ये सारी सिचुएशंस है जो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस को डिफाइन करती है और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करती है। और अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए या क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो हमें चाहिए कि जो लाइट सोर्स हैं वो इन कंडीशंस को फॉलो करें। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेज की। कोहेरेंट सोर्सेज एक्चुअली क्या है? ठीक है, सो इन प्रैक्टिस द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। जैसा अभी हमने कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस में देखा कि जब भी जो हम दो लाइट सोर्सेज का जो यूज़ करेंगे वो कभी भी दो अलग अलग लाइट सोर्स नहीं होना चाहिए, वो बेसिकली एक ही पर्टिकुलर लाइट सोर्स से जनरेटेड होना चाहिए, जैसा कि हमने स्लिट्स का यूज़ करके किया हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सो द टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट इमिट द वेव्स कंटिन्यूसली। द वेव्स इमिटेड बाय द टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट डू नॉट हैव द सेम फेज डिफरेंट और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली रीज़न होता है कि दो सोर्सेज जो होते हैं वो बेसिकली सेम फेज डिफरेंस के लाइट वेव्स या कांस्टेंट फेज डिफरेंस के लाइट वेव्स को जनरेट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें एक सस्टेन इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं मिलता। सो कोहेरेंट सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम ऐसे सोर्सेज की बात करते हैं जो सेम एम्पलीट्यूड के, सेम वेवलेंथ के और सेम फेज डिफरेंस के वेव्स को जनरेट करें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जैसा हम यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर एक ही सोर्स की मदद से हमने दो स्लिट का यूज़ करते हुए दो सोर्सेज को क्रिएट किया। तो यहाँ पर जो दो सोर्सेज से इमिट होने वाला जो लाइट है वो ऑब्वियसली कोहेरेंट है और ऑब्वियसली S1 और S2 आपस में एक दूसरे के लिए कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे, क्योंकि इनसे जो जनरेट होने वाला जो लाइट है वो ऑब्वियसली सेम वेवलेंथ का है, सेम एम्पलीट्यूड का है, और इम्पॉर्टेंटली इनसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो स्क्रीन हमें नज़र आ रही है वो भी क्या होगी, हमें बिल्कुल क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न इसलिए दे रही है क्योंकि हर पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने का जो पाथ डिफरेंस होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा, और इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो इसलिए यहाँ पर हम S1 और S2 को कोहेरेंट सोर्सेज कह सकते हैं। सो कोहेरेंट सोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न। सो जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, बताया था कि इट इज़ बिकॉज द लाइट इज इमिटेड बाय द ईच एक्साइटेड एटम ऑफ द सोर्स विच आर बिलियंस ऑफ नंबर। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सोर्स में जो जनरेट होने वाला लाइट होता है वो बेसिकली एटम्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। जब एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं और फिर हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में रिटर्न आते हैं तो वहाँ से वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ये बेसिकली होता है 10⁻⁻⁸ सेकेंड के समथिंग। सो ऐसा एक एटम नहीं होते, ऐसे बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं जो ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। सो देयरफॉर इफ़ वी हैव द टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज देन द वेव्स फ्रॉम द टू पॉइंट्स द टू सोर्सेज विल हैव द डेफिनेट फेज रिलेशनशिप ओनली फॉर द 10⁻⁸ सेकेंड। ठीक है, अगर हम दो डिफरेंट सोर्सेज यूज़ भी करते हैं तो ऑब्वियसली
उनके बीच में, और एग्जैक्टली सेम टाइम पर अगर हम इन्हें ऑन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अगर फेज़ रिलेशनशिप या कांस्टेंट फेज डिफरेंस दोनों सोर्सेज के बीच में अगर मेंटेन भी हो रहा है तो वो सिर्फ 10⁻⁻8 सेकंड तक ही होगा। उसके बाद जो दूसरे एटम्स जब आपस में ग्रो होंगे और फिर वो लाइट एनर्जी इमिट करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल सेम कांस्टेंट फेज डिफरेंस को फॉलो करें। So the next burst of the waves coming from the 2 points in the two sources may having the an altogether different phase relationship, and consequently the interference pattern may get shifted to the some other place on the screen। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं होगा तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन कंटिन्यूसली बदलती रहेगी, और ये पोजीशन इतनी फास्टली बदलेगी, कितने फास्टली बदलेगी, लगभग 10⁻⁻8 सेकंड में। मतलब हर 10⁻⁻8 सेकंड में जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन बदलेगी, या फिर मैं ऐसा कह सकते हैं हम इसे सिंपल में बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट में हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक सेकंड में लगभग 10⁻8 टाइम्स, इट मीन्स लगभग 10 करोड़ टाइम्स जो है वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन बदलेगी। और इतना फास्ट जो चेंजेस होगा ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन में, वो हमारी आइज़ डिटेक्ट नहीं कर सकती। As the changes are too fast so to be followed by the human eye, we shall not observe any interference pattern and there will be the general illumination over the screen। और इतना फास्ट क्योंकि हमारी आई इतना फास्ट चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, तो इसलिए हमें वो एक तरह का जनरल इल्यूमिनेशन या फिर एक विदाउट एन इंटरफेरेंस पैटर्न हमें एक जनरल इल्यूमिनेशन, जनरल लाइट जो है हमें नज़र आने लगेगा। सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न, the phase difference between the light waves arriving at the point on the screen from the two sources must remain constant with the time. This can be made possible only if the two sources are derived from the single sources. Such sources are called the coherent sources. So the change in phase, if any, will affect the two sources equally. Moreover, the light waves from the two coherent sources are of the same wavelength and amplitudes. So therefore the sources are said to be coherent if they emit light waves of the same frequency or wavelength and at a stable phase difference। ठीक है, सो आई होप आपको कोहेरेंट सोर्सेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कोहेरेंट सोर्सेज कौन होंगे। ऐसे सोर्सेज होंगे जो सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फेज डिफरेंस या कांस्टेंट फेज डिफरेंस का लाइट इमिट करें, और ऑब्वियसली ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम एक सोर्स की मदद से स्लिट का यूज़ करते हुए दो सोर्सेज क्रिएट करें। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था, और इंटरफेरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है लाइट का, जो हमारी डेली रूटीन लाइफ से भी काफ़ी ताल्लुक़ रखता है। सो इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन एक परफॉर्म करेंगे, और फिर इंटरफेरेंस से रिलेटेड बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।